डकैत सब सुनते ही घोड़े की लगाम थामे किसी क्रूर इंसान की छवि हमारे दिमाग में बनती है। हम सब ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि जो डकैत होता है उसके पास लूट की अकूत दौलत होती है। वह खूब शराब पीता है, डांसरों से डांस करवाता है, यानी फुल ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वाकई कई डकैत कुछ इसी छवि के होते भी हैं। हम आपको चंबल के इलाके के एक ऐसे डकैत की कहानी बता रहे हैं जिसकी धमकी मात्र से न केवल आम जनता बल्कि पुलिस प्रशासन की भी पांव फूल जाते हैं। जब इस डकैत को अपनी डकैती के कर्म को लेकर पछतावा हुई तो इसने खुद से बंदूक छोड़ने का फैसला ले लिया। हैरत की बात यह है कि बंदूक छोड़ने के बाद इसकी हालात दान में 10 रुपया देने के भी नहीं रह गई थी। जी हाँ, यह किस्सा है चंबल के खूंखार डकैत पंडित लोकमान उर्फ लुका की। पंडित लोकमान विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1955 में लोकमान ही इस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिया गया। लोकमान पेशे से डकैत जरूर थे, लेकिन भीतर से यह बेहद भावुक इंसान थे। कई साल तक डकैती के धंधे में रहने के बाद इन सब से व्यक्त होने लगे। इसी का नतीजा एक शाम उन्होंने अपने गैंग के सदस्य को अपने पास बुलाया और कहा कि अब यह डाका नहीं डालेगा। इस पर गैंग के दूसरे सदस्य ने कहा, लोकमान कहा कि सरदार डाका नहीं डालोगे तो खाओगे कहाँ से। इस पर डाकू लोकमान ने कहा कि शेर का शिकार हम उसकी खाल बेच लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर किसी के घर में पहुंचेंगे और उसे कहेंगे मुझे खाना खिला दो। लोकमान की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई इस मीटिंग की बात चंबल के भीड़ों में आग की तरह फैल गई। तभी इलाकों के एक साधु को पता चला कि डाकू लोकमान ने बंदूक त्याग दिया है। इस पर यह डाकू लोकमान से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान साधु ने कहा कि डकैत लोकमान जी, आप अपने हिंसा की रास्ता छोड़ ही चुके हैं तो एक मंदिर का निर्माण के लिए 20,000 रुपया चंदा के रूप में दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमान इतना बड़ा डकैत है तो इनके लिए 20,000 रुपया क्या बात होगी। डाकू लोकमान ने इस साधु को चंदा में केवल 10 रुपया दे पाया। 10 रुपया देते हुए डाकू लोकमान ने कहा कि साधु बाबा, इससे आप अपने लिए लंगोटी खरीद लीजिएगा। 1955 से 1960 तक का लोकमान का आतंक चरम पर था। पूरे चंबल में लोग लोकमान के नाम से मात्र थर-थर कांपते थे। तभी एक दिन डाकू लोकमान इसकी भिन्नता एक रिक्शे वाले से हो गई। दरअसल रिक्शे वाले ने डाकू लोकमान को टक्कर मार दी थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिक्शे वाले ने डाकू लोकमान को एक लात मारते हुए आगे बढ़ गया। डाकू लोकमान की मजबूरी थी कि वह रिक्शे वाले कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही वह अपने ताकत का प्रदर्शन करता तो लोग इसे पहचान जाते और पुलिस के हवाले करते थे। रिक्शे वाले से लात खाने की बात लोकमान के मन में घर गई। इसे एहसास हुआ कि पूरे काम करते हैं, इसलिए रिक्शा वाला भी इसे लात मार के चला गया और यह कुछ नहीं कर पाया। इसी घटना के बाद डाकू लोकमान धार्मिक प्रवृत्ति के लिए हो गए। ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वाले डाकू लोकमान की व्यक्तिगत लाइफ बेहद दुखदायी रही। बड़े बेटे सतीश को कैंसर की दिक्कत होने के चलते इनकी मौत हो गई। छोटा बेटा अशोक की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों बेटों की मौत से डाकू लुका अंदर से टूट चुका था। इसके बाद डाकू लोकमान ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़ के जुर्म की सजा काटने का फैसला दिया। डाकू लोकमान ने एक अखबार को दिया इंटरव्यू में कहा था कि आज़ादी के बाद इनके गैंग में अंग्रेजों को खूब परेशान किया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब लोकमान उर्फ लुका समेत तमाम गैंग के डकैतों ने खुशियाँ मनाई थी। उम्मीद थी कि सरकार इन्हें मुख्य धारा में आने का मौका देगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी डकैतों को कुख्यात अपराधी ही समझा जाता रहा। इस वजह से कई डकैत चाहकर भी डकैती की राह से नहीं लौट पा रहे थे। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयास से लोकमान समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर किया और उम्र कैद की सजा काटकर फैमिली के साथ जीवन प्रसार करने चले गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।